नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित पीईटी परीक्षा 2021 का शिफ्ट सेकंड का पेपर। आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो आपको इसमें क्रम पूछा है। तो टॉमस रो आए थे 1616 में। टॉमस रो कब आए थे? टॉमस रो आए थे 1616 में। और फाहयान कब आए थे? 403 ईस्वी में। फाहयान आए थे 402 ईस्वी में। टॉमस रो आए थे 1616 ईस्वी में। और हेंगसान आए थे, ये आए थे 623 ईस्वी में। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 2 3 1। 2 3 1 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का दूसरा नाम है व्यपगत या विलय नीति, यानी कि जिस राजा महाराजा की संतान नहीं होती थी उनकी मृत्यु के बाद सीधा शासन कंपनी के हाथ में चला जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प नीति का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो आपको पता होगा कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में एक चिकित्सक से। चलिए ऑप्शन 1 देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है, हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाट्यकार, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक आपको पता होगा कि ऑप्शन ए मेगस्थनीज थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो आपको पता है साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 में और यह भारत आया था 1928 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1928। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव था वह 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर। चलिए इसमें अपने को मिलान करना है। तो इसमें देखिए इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो थी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि पहले का 2 हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना आपको पता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की? सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा। तो 2 का हो जाएगा 1। मित्र मेला वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर 3। सी का हो जाएगा 3। और होम रूल लीग की स्थापना 1915-16 में एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो डी का हो जाएगा 4, यानी कि 2 1 3 4। देखिए ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा 2 1 3 4। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया था ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र केस आपको पता है 1925 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि नागार्जुन सागर बांध है वो है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो आपको पता है कि प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी? नोंजिंग
नॉर्वे और एडमंड हिलेरी ने की थी। कब की थी? 1953 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर यानी राजस्थान में, राजस्थान में स्थित जो पक्षी अभयारण्य उसका क्या नाम है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क है जो ऑप्शन ए दल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो आपको पता है कि जोजिला दर्रा और बुर्जिल दर्रा कहाँ है? यह है लद्दाख में। तो यहाँ दिया हुआ जम्मू कश्मीर, तो ये गलत हो जाएगा। और बारालाचा और शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश में दिया ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है थांगला दर्रा और नीति पास और लिपुर एक दर्रा है, ये है उत्तराखंड में और ये दिया हुआ है हिमाचल में, तो यही गलत हो जाएगा। और नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा ये सिक्किम, ये सही है। तो इसमें से अपने को गलत पूछा तो गलत हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो यह संस्था है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका अर्थ होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक में आपको पता है कृषि आता है और द्वितीय में आता है उद्योग और तृतीय में आता है सेवा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है ऑप्शन सी, MS स्वामीनाथन को। सॉरी, स्वामीनाथन नहीं होगा, स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 के समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता होगा कि पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, कानून व्यवस्था भी राज्य सूची में आता है, जेल भी राज्य सूची में आता है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है अर्धसंघीय संरचना, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। शक्तियों का विवरण ये भी है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता यही है, लेकिन प्रतिबंध न्याय तंत्र ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक। तो आपको पता होगा कि भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय कौन प्रदान करता है? ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों के आयोजन का व्याख्या करता है। और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 44 है वो समान संहिता, जो कि गोवा में लागू है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार है जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था, अशोक मेहता ने रखा था 2 स्तरीय का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर देखोगे तो स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, जब इंग्लिश में इसको चेक करोगे तो ए स्विच इज ओपन, ए स्विच इज क्लोज्ड। तो इसका बोल्ड ने जो आंसर माना है वो इसमें बोनस दिया है, क्योंकि इसका सही आंसर जब इंग्लिश में देखोगे तो नहीं अंदाजा लगा सकते, तो इसमें बोनस दिया हुआ है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, तो इसकी जो SI इकाई होती है वो होती है ऑप्शन बी ओम। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद होता है वो ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल की वजह से होता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपको पता है सेब में होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटी के डंक में होता है, एसिटिक अम्ल होता है वो सिरके में होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन से होता है, कर्कटजनक रसायन से होता है वो होता है ऑप्शन सी कैंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो जो त्वचा की ऊपरी सतह है वो कहलाती है एपिडर्मिस, यानी कि ऑप्शन बी अधिचर्म, हिंदी में कहते हैं अधिचर्म और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है वो है मैथ का, तो इसको अपने हल करेंगे तो 169 एकम 169 में 27 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 196 और नीचे है 169 और ये दिया है रूट में, तो इसका रूट खोलोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 13। 196 होता है वो होता है 14 का और 169 होता है वो 13 का होता है, और बराबर में दिया हुआ है 1 + x/13, तो इसको सही हल करेंगे तो 13 एकम 13 और x + x/13 ये हो जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा और x उधर जाके x बराबर हो जाएगा, इस 14 में से 13 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 37 सही 1/2 में कितने कुल कितने 1/8 हैं? यानी कि इसको भिन्न के रूप में अपने बदलेंगे तो 37 दूनी 74 और 1 75/2 और इसमें कितने 1/8 है तो इसके बट्टे में लगाएंगे 1/8, तो इसको सही भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 75/2 गुणा 8/1, ये 2 से 8 को काटेंगे 4 बार और 75 को 4 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 300। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 300 इसका सही आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 336.1/102.4, तो इसका दोनों का पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 361 और बट्टे में आ जाएगा 1024, तो ये रूट में होएगा तो दोनों का रूट निकलेगा, 321 का होता है 19 का रूट और ये 1024 होता है 32 का, तो 19/32 इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2 वार्षिक तक घट भी जाती है, 3 वर्षों की वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए इसमें पहले 4 की वृद्धि हो रही है और बाद में इसमें कमी हो रही है, वो हो रही है 1/2, यानी कि 4 में से 1/2 अपने घटाएंगे तो ये बचेगा 3.5, यानी 4 में से -1/2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हल होगा, इसमें होगा जैसे मूलधन अपने को 100 मान लेते हैं तो 100 मान लिया +1 + 3.5/100 और ये 3 वर्ष का दे रहे हैं तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। इसको अपने हल करेंगे तो इसका सही आंसर होगा वो निकल के आएगा, हल करेंगे तो इसका निकल के आएगा 110.87, यानी कि अपने को वृद्धि हो रही है वो हो रही है 10.87 की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम आपको ज्ञात करना है। चलिए पहले 13 का 68 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 13 को 68 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कुल हो जाएगा 884 और स्टार्ट के 7 को
63 से गुणा करेंगे और अंतिम 7 को जो 70 दिया 70 से गुणा करेंगे, तो 7 को 63 से गुणा करेंगे तो इसका आएगा 441 और 7 को 70 से करेंगे तो ये 490 हो जाएगा। 441 और 490 दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से 884 घटा देंगे तो जो आंसर बचेगा वो आएगा आपके पास 47। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी कुंठित। चलिए गजवदन का पर्यायवाची है, गजवदन का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी गणपति। 38 नंबर क्वेश्चन है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में एक चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ का किरण, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उचित निर्णय करना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, ये बहिष्कार नहीं होगा, बहिष्कार भी नहीं होता, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा और ऑप्शन डी भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से है, ये पैराग्राफ है, इससे पहले अपने प्रश्न पढ़ लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके अपने को। प्रश्न नंबर 41 है, द ऑथर सेट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। 42 नंबर है, द ऑथर जंप्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। 43 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। चलिए इसमें पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई क्लाइम्बेड इन टू बेड एंड रोलेड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट फर्स्ट extinguishing the light that burned steadily near the door. I lay still trying to get sleep, but my fear made that impossible, and soon I sat up the bed, peering into the darkness and occasionally glancing at the round window in the side of the ship, which seemed like a plate suspended in the darkness for a hour. I must have sat like this, and then I was suddenly roused by drag of cold air. I jumped out the bed, not having allowed for the motion of ship. I was instantly thrown violently across the room. तो देखिए उसने ऑप्शन नंबर अपने को, ये देखिए 43 नंबर देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर। ऑथर फर्स्ट ने उसने क्या किया था? क्लाइंबिंग इनटू द बेड, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अपने को लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए आई क्लाइंबिड इनटू द बेड, ये लिखा हुआ ऑप्शन में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें द ऑथर सेट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर सेट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है फियर इनटू द मेड द ग्लास इनटू द, ये यहाँ से देखिए, अभी मैं मार्क करके बताता हूँ आपको, वेट, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखो स्लीप बट माई फियर मेड दैट इम्पॉसिबल एंड सून। तो फियर, तो इस हिसाब से उसका इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, ही वाज अफ्रेड। और 42 नंबर का अपने पास अभी अपने द अदर जंप्ड आउट द बेड बिकॉज, इसका सही आंसर है जो अपने पैराग्राफ में दिया है उस हिसाब से हो जाएगा, एक कोल्ड ब्रीज ब्लो पास्ट हिज फेस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन में आपको बता ही दिया, ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं 44 नंबर पे। 44 नंबर क्वेश्चन है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है गर्व, तो इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा इसका पर्यायवाची। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? वो भी होता है गर्व। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। कीन, तो देखिए कीन का मतलब होता है उत्सुक, कीन का मतलब क्या होता है? उत्सुक।
उत्सुक होता है। तो इसका विपरीत होता है, वो होता है हम्बल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हम्बल। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुत्ता है, कुत्ते के काटने से फैलता है रेबीज, और मच्छर के काटने से क्या फैलता है, मलेरिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नन है, मुनि है और पादरी है, ये क्या है, ये किसी धर्म विशेष से संबंधित है। लेकिन जो सूरवीर है ऑप्शन बी, यह किसी भी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरों को लिखा जाता है PMCTUENOR, इसी कूट भाषा में AD एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 जो 4 नंबर है वो उसने पहले लिखा है, यानी इस पैराग्राफ के चौथे P को उसने पहले लिखा है। तो अपन भी इस हिसाब से ए को पहले लिखेंगे तो पहले आ जाएगा ए। उसके बाद उसने M 3 नंबर को 2 पे रखा है, तो अपने भी 3 नंबर को V को 2 पे रखेंगे। इसने जो 2 नंबर है ओ, इसको इसने नीचे रखा है 3 नंबर पे, तो अपने भी V को क्या रखेंगे, 3 नंबर पे रखेंगे, सॉरी D को रखेंगे वो 3 नंबर पे रखेंगे। और जो C है उसको उसने 4 नंबर पे रखा है, और अपने इधर रखेंगे एक, जो C को 4 पे रखा है इसको अपने A को 4 पे रखेंगे। तो देखिए ABD से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन ए कट जाएगा, डी कट जाएगा, इसमें से सिर्फ 2 ही हो रहा है, बी और सी। अब देखिए इसमें ए लास्ट में दिखा रहा है और इसमें एन दिखा रहा है, यहाँ से लॉजिक अपने देखेंगे। तो इसमें देखिए इसमें ये लास्ट इधर दाएं से चौथा है वो लास्ट में है, तो इधर से अपने दाएं से चौथा है वो ए है, वो इधर जो जिसके लास्ट में होएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जिसके अंत में ए आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखते हैं कि तुम्हारी माँ के पति, ये लड़की है कोई, इसकी माँ में वर्त है, उसमें जो फीमेल को उसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, उसके तुम्हारी माँ के इस इनका पति हो जाएगा, वो इनको मैं जो है वर्ग में डाल देता हूँ ताकि समझ आ जाए। पति की बहन मेरी बुआ है, यानी जो इसकी सिस्टर है, सिस्टर वो इस लड़के की क्या है, बुआ है। तो इसकी बुआ है और इसकी बुआ है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बहन भाई। तो इसने पूछा क्या वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित, तो वह हो जाएगी ऑप्शन डी, बहन हो जाएगी उसकी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 2005 से उसने पूछा 2007 तक जाना है अपने को, तो बीच में आता 2006, यहाँ से आएंगे तो कितने होंगे, 365 दिन। 2005 से 2005 से 6 आएंगे तो 365 दिन होते हैं। तो इसमें 7 का भाग दे के देखेंगे तो शेष पल आएगा, वो आएगा 1, तो यहाँ से अपने को 1 मिलेगा, और इधर से 1 आएंगे तो ये लीप वर्ष तो है नहीं, इसमें भी 365 दिन हो गए, तो इसमें 7 का भाग देंगे तो यहीं से भी 1 मिलेगा। तो अपने को यहाँ से 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, तो 2 आगे इसको बढ़ा देंगे, शुक्रवार से 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रविवार। चलिए दोस्तों ये पार्ट ए है।
इसके बाद पार्ट बी होगा, जो बचे हुए 50 क्वेश्चन जिसमें करवाए जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हमारी वीडियो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूपी में आयोजित पीईटी परीक्षा 2021 का शिफ्ट सेकंड का पार्ट 2, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से 50 तक क्वेश्चन कराए हैं। यह पार्ट 2 है, जिसमें से 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, भारत के उस राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मास्टर कार्ड। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमस्ते योग है, जो ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज भाग के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों इसमें जो बोर्ड ने है किसी का आंसर नहीं माना है, तो इसमें बोनस दिया हुआ है बोर्ड का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो उस समय सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर थी वो थी ऑप्शन ए, 7.6%। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, यानी आपको बताना है कि कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्या बालन के नाम पर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएमके पार्टी ने जीता था। चलिए 59 नंबर है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसलैंड। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू करने वाला राज्य है ऑप्शन ए, तेलंगाना। चलिए 61 नंबर है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता होगा कि थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो आप सभी को पता होगा कि रियाद है वो सऊदी अरब की राजधानी है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? वो होता है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। 65 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो है द हेग में स्थित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित है? खजुराहो मूर्ति कलाएँ स्थित है एमपी में, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नबकालीवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? तो यह उत्सव है वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा से संबंधित। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है?
तो दिए हुए ऑप्शन में से जो नाइट्रोजन गैस है वो हरित गृह गैस नहीं है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, 71 से 75 है वो है एक गद्यांश पर आधारित। तो गद्यांश पढ़ने से पहले अपने क्वेश्चन पे नज़र मार लेते हैं ताकि अपने को आसानी से समझ आ सके। 71 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में स्पृहणीय शब्द का अर्थ है। 72 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि। और 73 है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। 74 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। 75 नंबर है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं तब अपने को समझ आ जाएगा ये। चलिए पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। ये देखिए अपने को पूछा था स्पृहणीय का अर्थ, तो यहाँ से अपने पॉजिटिव वे में जाएंगे तो ये है कि मनुष्य में उत्तम और, यहाँ उत्तम और दिया हुआ है यानी कि यहाँ पॉजिटिव शब्द आएगा। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए विकल्प के आधार पर अपने देखेंगे तो प्राप्त करने हो गया, प्राप्त की हुई, त्याग करने हो गया, त्याग की हुई। नेगेटिव वे में है, ये दोनों कट जाएंगे, इन दोनों में से एक आएगा तो अपने ऑप्शन ए को प्राथमिकता देंगे। प्राप्त करने हो गया इसका सही अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी से सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना ही हाथ था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वातंत्र्य आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इसमें देश के हर वर्ग जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब, नर हो नारी हो अथवा विभिन्न संप्रदायों से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ये यहाँ रहा। इसमें दिया हुआ है कि हाँ, ये देखिए 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो गद्यांश में दिया हुआ है कि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 2 क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं इसको। आगे दिया हुआ इसके साथ ही एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा सकते थे और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो देखिए इसमें से 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। तो इसमें लेखक ने जो मुख्य रूप से बताया है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था ये बताया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है। जो उद्देश्य है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। इससे अभिप्राय है कि ऑप्शन ए सभी धर्मों का आदर करना इसका अभिप्राय है। 75 नंबर अपने कर लिया। अब 76 से 80 है वो फिर एक गद्यांश पे आधारित है। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है क्योंकि। 77 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। चलिए मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। 79 नंबर क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निराम्य शब्द का प्राय है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी,
ये प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचरणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का भी शरीर भी अप्रीतम है, देखने में इसे भव्य आकर्षक लवण्यमय रूप से सृष्टि में अन्यत्र कहा है अद्भुत और अद्वितीय मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली है। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं को विवेचन करते हुए उनके रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाता है पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यह एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। तो यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्व सुचारू और व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निराम्य अंग लाकर शरीर को स्वस्थ और सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। चलिए इस आधार पर अपने देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 76। हाँ, प्रश्न नंबर 76 देखिए, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि यहाँ ऑप्शन गद्यांश में दिया है मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आया था, इसने पूछा वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो आपको पता है वैज्ञानिक में तो होगा ही होगा, ये कट जाएगा। शल्य चिकित्सक में भी होगा, साहित्यकार में भी होगा, लेकिन जो ऑप्शन में दिया है साहित्य शास्त्री इसमें नहीं होगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अभी अपने गद्यांश में पढ़ा है अवयव सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, तो इसका सही आंसर है सी। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दैत्यपूर्ण चुनौती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैत्यपूर्ण चुनौती थी जैसे अपने गद्यांश में पढ़ा है वह अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए गद्यांश थोड़ा सा बाकी रह गया, उसको पढ़ देते हैं। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, अंग प्रत्यारोपण से पूर्व उत्तक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े, हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालय में मनुष्य के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन रह गया, 80 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निराम्य, इससे पहले है नव्य निराम्य आया, तो नव्य का मतलब नवीन, तो ये नवीन कट जाएगा, सुंदर भी नहीं होता, अद्भुत भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी स्वस्थ, सही आंसर हो जाएगा बी स्वस्थ। चलिए 81 से 85 एक पैराग्राफ ये दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ को देकर अपने इनको हल करेंगे। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन अधिकतम स्तर पर इस वर्ष घटा, तो अपने को उत्पादन जो घटा हुआ है उसको देखना है। तो देखिए घटा कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे घटा है और 98 से 60 यहाँ पे हुआ है, यहाँ घटा है एक 98 से 60 और एक यहाँ है, तो यहाँ पे देख के पता लग गया होगा कि 98 से 60 हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इसमें घटा है 2015 और 16 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 और 16 में। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि, अब वह पूछ रहा है वृद्धि, तो देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, यहाँ हुई है वृद्धि, यहाँ हुई है और यहाँ हुई है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको दिख रही होगी कि 55 से 90 हुई है, तो 2013 और 14 के बीच में दिखाई दे रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2013 और 14। चलिए ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन,
यानी कि प्रथम 3 का औसत अपने को निकालना है। तो इसको ऐड कर लीजिए, 42 को ऐड करेंगे 44 में तो ये हो जाएगा 86, 86 और 58, 86 और 58 को जब ऐड करेंगे अपने तो 4 144, 144 इसका औसत पूछा है, 3 का औसत पूछा है तो 3 का भाग दे देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48, यानी कि 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 48 मीट्रिक टन, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन इस वर्ष दर्ज हुआ है। अधिकतम उत्पादन देखिए किस वर्ष हुआ है, तो ये सामने ही दिख रहा है 98, ये जो हुआ है 2014-15 में अधिक उत्पादन हुआ है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी 2014-15। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है जो 2011-12 में पूछ रहा है। चलिए 2011-12 में हुई थी, वो हुई थी 44 और पिछले वर्ष की तुलना में हुई थी 42। तो 42 हुई थी, तो ये पूछ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत। तो 2/44 गुणा 100, ये आ जाएगा 22 बार। तो 50 में अपने जब 11 का भाग देंगे, सॉरी 22 बार आ जाएगा। जब इसमें अपना भाग देंगे तो ये इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 31.8, ए आ जाएगा इसका सही आंसर। इसको कॉपी में अपने करके देखेंगे तो एकदम सही आंसर आएगा। चलिए 86 से 90 है, वो है फिर एक ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन आ चुके हैं, ये देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि। तो देखिए 2014-15 से 15-16 के बीच जो वृद्धि है वो पूछ रहा है इसमें। तो 2014-15 है उसमें 900 ही है, 900 से ये 1200 हुई है, वृद्धि हुई है 300 की, किस पे 900 पे, गुणा 100। जब इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 को 9 से काटेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा 100/3 यानी कि 33.33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33.33। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत। चलिए ये देखते हैं। चलिए इसने x का वृद्धि औसत पूछा है। चलिए ग्राफ पे चलते हैं। तो इसमें देखिए अपने को यहाँ पे 700 को 900 ऐड करेंगे, फिर 1200 को करेंगे, फिर 1200 को, फिर 1300 को, फिर 2000 को। जो वृद्धि है वो देखेंगे इसमें कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ से देखिए स्टार्ट में से अपने को वृद्धि हुई है वो हुई है 200 की, यहाँ से फिर हुई है वृद्धि 300 की, यहाँ से 0 की, और यहाँ से हुई है 100 की, और 1300 से 2000 यानी कि 700 की। तो इन सभी को ऐड करेंगे, ये कुल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 का इसमें भाग दे देंगे। देखिए इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1300, और वृद्धि कितने में हुई है ये तो काउंट नहीं होगा क्योंकि इसमें वृद्धि नहीं हुई है। तो कुल वृद्धि हुई जो 5 में हुई है वृद्धि, तो इसका सही आंसर इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 260। ऑप्शन में देखिए 260 कहाँ पे है, ये रहा 87 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए है, उसका सही आंसर 260 हो जाएगा। चलिए 88 है, विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। चलिए ये निकाल लेते हैं x का पहले औसत। तो देखिए इसमें अपने क्या करेंगे, इसमें जो x के हैं 700 900 1200 1200 1300 और 2000, इन सभी को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आएंगे 7300, और इसमें 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास
1216.66, यानी कि जो x का औसत है वो आ जाएगा 1216.66। क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विगत कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। तो देखिए औसत जो निकला है x का वो निकला है 1216। तो 1216 से अधिक कौन कौन से, एक तो ये 1300 है और एक ये 2000 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दो ही है ऐसे जो 1216 से अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। देखिए अभी आपने निकाला है कि इसका आयात है कुल है वो है 1216, तो 1216 से अधिक है 1 2 और कम है 1 2 3 4, यानी कि 4 है और ज़्यादा कितने हैं, 2 है। इन दोनों का अंतर पूछा है इसने, 4 में से 2 गए तो 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितने अधिक है। चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2018-19 की बात कर रहे हैं, तो 2018-19 में देखिए x का कुल है वो है 1216, ये है 2000, तो इससे कितना अधिक है, ये है 784 अधिक है, बटे में 1216 गुणा में 100। जब इसको अपने हल करेंगे तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आएगा 64 पॉइंट समथिंग आएगा, 64.4 के करीब आएगा। तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 64.38 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 से 95 एक टेबल दी हुई है, इसके आधार पर अपने को प्रश्न करने होंगे। देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। तो मंगलवार को ए द्वारा बेची गई, तो मंगलवार को ए ने कितनी बेची है, 35, और शनिवार को सी द्वारा 45। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो ये 7 से कटेंगे, नहीं 5 से कटेंगे, ये 7 बार और ये कटेंगे 9 बार। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 7:9, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु है वो है, सोमवार को डी द्वारा 20, वो है 20 अपने पास, ये पूछ रहा है 20। और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा वस्तु की 45, इसने ये पूछा है जो 20 है वो 45 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, तो 400/9, तो इसको हल करेंगे तो 9 चौक 36, फिर 4 बचा 44.44 आएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए 93 नंबर पे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, बी सी तथा डी द्वारा सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। देखिए बी द्वारा ये कह रहा है बी द्वारा सोमवार को और सी द्वारा मंगलवार को और डी द्वारा शनिवार को बेची गई वस्तु का। चलिए यहाँ पे चलते हैं। जो बी है वो बेचता है सोमवार को 45 और सी मंगलवार को बेचता है 48 और डी शनिवार को बेचता है 40। तो इन तीनों का जोड़ कर लेंगे अपने 120 और 13 133/3। जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12.3, 44.3 ऑप्शन में देखिए है क्या 44.3, ये रहा ऑप्शन ए
44.3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। चलिए ये देखते हैं। चलिए अपने इसमें देखेंगे, चलिए इसमें डी का जोड़ते हैं। डी का 20 और 26 और 41 और 40 को जब जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा, वो आएगा 127। और जब बी का जोड़ेंगे, बी का 45 से 50, 50, 28, 28 और 40 जोड़ेंगे तो ये आएगा 163। 163 यानी कि इन दोनों का अंतर है वो है 36 का। और वो उसने डी पे काउंट करने को कहा, तो ये हो जाएगा 127 गुणा 100। जब इसको अपने हल करेंगे तो इसका सही आंसर है वो आ जाएगा 28.34। 28.34 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है 28.34, ये रहा डी 28.3, डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। चलिए सोमवार को देखते हैं, औसत निकालते हैं सोमवार के और शुक्रवार के। सोमवार को देखिए, इनको ऐड करेंगे 40 और 45, फिर 25, फिर 20, इनको ऐड करेंगे तो ये आएंगे, सॉरी दोस्तों, 94 नंबर क्वेश्चन में अपने हल करेंगे तो देखिए डी की जब इन सभी को जोड़ेंगे तो जो इसका मान आएगा वो आएगा 127। 127 आएगा, डी का आएगा 127। और जब अपने ऐड करेंगे डी और बी का दिया हुआ, बी का ऐड करेंगे तो ये आएगा 163। इन दोनों का अंतर है वो है 36 का, बटे 127 गुणा में 100। जब इसको अपने हल करेंगे तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 28.34। 28.34 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ अपने को 28.3, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखो। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य है। तो सोमवार को चलिए देखते हैं, सोमवार और शुक्रवार को दिया हुआ है। सोमवार को बेची हुई वस्तु जब देखेंगे तो अपने इन चारों का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 130। जब औसत निकालेंगे 4 का भाग देंगे, ये हो जाएगा 32.5। और शुक्रवार को इन चारों का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 109। 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 27.25। 32.5 से 27.25 का अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25। तो जो इसका सही आंसर है वो इसने पूछा है अंतर, तो ये आ जाएगा 5.25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 96 से 100 है, वो है एक फिर से ग्राफ दिया हुआ, इस ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई थी। तो ये देखिए, इसमें अपने देखते हैं गेहूं है, ये रहा गेहूं में गिरावट यहाँ पे 2012 से 13 में की गई थी। इसके बाद जो है, इसके बाद यहाँ भी गिरावट की गई थी। तो यहाँ पे 2 वर्षों में की गई थी। इस आधार पर ऑप्शन में से कोई 2 वर्ष नहीं डालेंगे तो यहाँ पे बोर्ड ने क्या है वो इसको बोनस माना है, बोनस दिया इसमें, तो इसको कोई आंसर इसका नहीं माना। 97 नंबर है, जो इनमें से किस फसल के 2013-17 के मध्य लगातार उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो देखिए इसमें है वो लगातार उत्पादन में वृद्धि 2013 से 17 के बीच। यहाँ से 2013 से 17 के बीच देखिए उत्पादन में वृद्धि पूछ रहा है वो। 13 से 17 के बीच देखिए यहाँ होगी तो ये नहीं होगा, यहाँ कमी होगी, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ बाजरा में वृद्धि हो रही है, लगातार बाजरा में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से तो देखिए इसमें इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बाजरा। आलू में भी हो रही है, आप चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन के आधार पर इसमें बाजरा दिया हुआ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, बाजरा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, 2010 से 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन। देखिए 2010-11 से अपने को 2016-17 तक जाना है। यहाँ से देखिए इसने यहाँ से स्टार्ट में से इनको जोड़ेंगे तो इनका जो जब अपने ऐड करेंगे सभी का, तो इनका ऐड करेंगे तो ये ऐड अपने पास आएगा, वो आएगा 2057। और इसने औसत पूछा, जब इसका 7 का भाग देंगे तो अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा 293.85। 293.85 आ जाएगा इसका सही आंसर। जिस तरह से अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है बी,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए गिरावट दर्ज यहाँ पे देखेंगे अपने, तो गिरावट दर्ज की गई है 2016-17 के मध्य, तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ देखिए गिरावट हो रही है 826 से ये हो रही है, यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ गिरावट हो रही है मक्का में भी। तो लेकिन इस तरह से अपने पास जो ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है सिर्फ चावल, तो चावल हो जाएगा, मक्का ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल सी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। चलिए ये देखते हैं अपने पास, ये है अपने पास, चलिए ये बोल रहा है 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है। तो देखिए 2015-16 आलू का, आलू ये रहा 2015-16 में, 2015-16 में है 400, जो इसने पूछा जो 400 है वो 2010-11, ये रहा 2010-11 210, ये कितना प्रतिशत है, ये कितना गुना है, तो ये कट जाएगा। इसको जब अपने 40 में 21 का भाग देंगे तो ये औसतन आ जाएगा अपने पास 1 तो ये अपने पास आ जाएगा 1.90, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये पेपर हुआ कंप्लीट अपने पास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एनालिसिस कैसा लगा, तथा हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।